हमारे साथ है डॉक्टर अवनेश यादव, इनसे बात करेंगे। अवनेश जी, देखिए, जो अभी घटनाक्रम चल रहा है, खास तौर से जब से उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, तो अब एक डिस्ट्रक्टिव माहौल तैयार किया जा रहा है। और जहां तक जो बड़े बड़े चुनाव के जो ज्ञाता लोग हैं वो ये कहते हैं ये 2024 के लिए एक माहौल तैयार किया जा रहा है जिसमें एक धर्म विशेष के खिलाफ हिंसा, नफरत और घृणा ये तैयार की जा रही है समाज के बीच में कि एक धर्म विशेष है ये इस समय देश का दुश्मन है। एक धर्म विशेष है जिसने पूरे देश की जो तरक्की है और पूरे देश में जो सुख चैन होना चाहिए उस सुख चैन को रोक रखा है, उस तरक्की को रोक रखा है। और इस तरह का एक हाइपोथेटिकल माहौल, काल्पनिक माहौल बना रखा है जिसमें छौंक का काम कर रही है नेशनल मीडिया। परसों नेशनल मीडिया के बड़ी पत्रकार पहुंची, जहांगीरपुरी पहुंची और वहाँ जो केस लगे थे कुछ लोगों पे, तो उनसे ऐसे ही इंटरव्यू चल रहा था। और जब उनका नाम पूछा किसी एक का जो अमन चैन के लिए वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो नाम में उस व्यक्ति ने अपना नाम जो बताया वो एक हिंदू का नाम था। तो वो बड़ी सी पत्रकार जो थी वो एकदम से वहाँ भाग गई। देखिए, तो मीडिया इस समय एक नेगेटिव नरेशन तैयार कर रहा है। जहांगीरपुरी में जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ हर जाति का और हर धर्म आदमी रहता है और हर जाति का, हर धर्म का आदमी वहाँ परेशान है। क्योंकि देखो साहब, नफरत और घृणा किसी को नहीं चाहिए। हर आदमी 2 वक्त की रोटी चाहता है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पे है। आदमी सुख चैन से जीना चाहता है। और कल भी आपने देखा होगा कि 2 हिंदुओं के भी घर पे घर बुलडोज हुए, ठीक है ना। तो अब वो जो 2 लोग थे जिनके घर बुलडोज हुए, एक गुप्ता जी थे और एक झा साहब थे। और ये दोनों लोग ऐसे थे, ये कट्टर अपने आप को मानते थे कि हम साहब कट्टर बीजेपी या आरएसएस की आइडियोलॉजी वाले हैं। और जब उनके घर टूटे तब उनको लगा साहब, जो राहत इंदौरी साहब का शेर है कि लगेगी आग तो चलेंगे कई घर जद में, यहाँ कोई अकेला मेरा मकान थोड़ा ही है। तो तब उनको समझ में आया होगा कि जो आरएसएस और बीजेपी जो नफरत परोस रही है, इसमें ऐसा नहीं है साहब कि आग या नफरत सिर्फ मुसलमानों के घर में ही जाएगी। आग और नफरत अगर फैलेगी तो उसमें हिंदुओं के भी घर जलेंगे, सिखों के भी घर जलेंगे, ईसाइयों के भी घर जलेंगे। और जो आरएसएस की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, जो बीजेपी को फॉलो करते हैं, उनके भी घर जलेंगे। क्योंकि नफरत चेहरा नहीं देखती, नफरत बहुत जल्दी फैलती है। एक जो सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी की चुप्पी। मैं टाइम्स ऑफ वो इंडिया टुडे का एक कवर पेज देख रहा था जिसमें प्रधानमंत्री जी को जो है वो नफरती राजा की संज्ञा दी गई थी। जब गोधरा कांड हुआ था उस समय इंडिया टुडे में फ्रंट पेज पे इनका फोटो आया था और नीचे लिखा था नफरत का राजा, यानी कि किंग ऑफ हेटर्स। तो प्रधानमंत्री जी इस समय क्यों चुप हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं उनके अंदर अभी भी वो नफरत है। क्योंकि अब वो इस पद पे हैं तो उसको खुल के नहीं बोल सकते हैं। और वो कहीं ना कहीं अभी भी देश में जो लोग घृणा फैलाने वाले लोग हैं वो हिंदुओं में ही नहीं है, वो मुसलमानों में भी है। तो ऐसे लोगों के प्रधानमंत्री जी आदर्श हैं। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी इस समय असमंजस में है और वो चुप्पी साधे हुए हैं। मेरा तो विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं सबसे निवेदन है कि सारी पार्टियां प्रधानमंत्री जी के पास जाएं और ये बोलें कि साहब 2024 तक हम आपको हर स्टेट के इलेक्शन में वॉक ओवर दे रहे हैं, आप ये नफरत फैलाना बंद कर दीजिए। क्योंकि ये नफरत इसीलिए फैलाई जा रही है। अभी गुजरात में चुनाव आ रहा, फिर हिमाचल में चुनाव है, फिर कर्नाटक में, फिर राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, लगभग 7-8 राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है। तो ये माहौल तैयार कर रहे हैं, वोटों को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी विपक्षी पार्टियों से एक निवेदन है, सब लोग एक साथ जाएं और इनसे बोल दें साहब ऐसा है जी, हमें नफरत नहीं चाहिए। नफरत नहीं चाहिए। जो हमारे भाई जल रहे हैं, हमारी बहनें जल रही हैं, हमारे बच्चों के घर जल रहे हैं, कई हजारों लोग बेसहारा हो गए हैं। मध्य प्रदेश में एक ऐसे आदमी के घर को बुलडोज किया गया, ऐसे आदमी के ऊपर केस लगाया गया जिसके हाथ ही नहीं है। तो इस तरह का माहौल आप क्रिएट कर रहे हैं। तो
प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन है, मेरा भी निवेदन है कि साहब आप सब राज्यों में अपने मुख्यमंत्री बना लो। इस तरह के जो धर्मगुरु आ जाते हैं बीच में, कई अभी वीडियो वायरल हो रहे हैं जो धर्मगुरु कह रहे हैं कि तलवारें ले लो, कट्टे ले लो, बंदूकें ले लो और मुसलमानों को मार दो और हिंदू तुम कायर हो और ये हो, इस तरह की जो भी धार्मिक भावनाएं भड़काना चाह रहे हैं, तो मेरा उनको साफ संदेश है कि आप लोग धर्मगुरु कहलाने लायक नहीं हो, चाहे आप हिंदुओं के हो चाहे आप मुसलमानों के मौलवी हो। कुछ मौलवी भी इस तरह का काम कर रहे हैं। तो मैं दोनों धर्म के जो ये धर्म के स्वघोषित ठेकेदार है ना, मैं दोनों लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि समाज में नफरत फैलाना बंद कर दो और जो आपकी ये नफरत की दुकानें हैं, ये नफरत की दुकानें नहीं चलेंगी, आपसी प्रेम भाव से ये देश चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। नफरत बहुत जल्दी फैलती है, बिल्कुल साफ तौर पे। एक और वीडियो वायरल होगा, एक औरत हैं, आपने देखा होगा वायरल हो रहा है, हिंदू महिला हैं, उनसे जब इंटरव्यू लिया वायर ने या और कोई लोग और मीडिया चैनल ने जब इंटरव्यू लिया तो उनसे पूछा गया कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। तो वो कह रहे कि आरएसएस के और विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, उनके रोज़े का टाइम था, मुसलमान अपना रोज़ा खोल रहे थे, वो जाकर उनको गालियाँ दे रहे थे, उनके काटने की बातें कर रहे थे, कब तक बर्दाश्त करें। इन्होंने ये जानबूझकर उनको भड़काया जा रहा था। यानी एक तरफ जो जहाँ नेशनल मीडिया की आपने बात की वो कह रही कि मुस्लिमों की तरफ से ये हुआ है, लेकिन एक हिंदू महिला खुद बता रही है कि ऐसा ऐसा जो है ये जो शोभा यात्री वाले जो थे ये ऐसा कह रहे थे, भड़का रहे थे बार बार। देखिए साहब, कश्मीर फाइल्स जो रिलीज हुई थी, 2 मिनट का समय लूँगा, जब वहाँ कुछ पत्रकार पहुँचे, कश्मीर में पहुँचे, ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग की गई, तो पता चला कि उस जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे कश्मीर के, इकलौती एक हिंदू कश्मीरी हिंदू फैमिली रह रही, वहाँ भगवान का मंदिर भी था और वो जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं वो लोग बाकायदा बता रहे थे कि हमने हिंदुओं को बचाया, और जो कुछ हिंदू फैमिलीज़ थी वो कह रहे थे हमने मुस्लिमों को बचाया। और जो पुराने जो उस समय के लोग हैं उन्होंने भी जो इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें ये बताया है कि हमारा और मुसलमानों का, या जो मुसलमान थे उन्होंने कहा था हमारा और कश्मीरी हिंदुओं का रोटी बेटी का वो रिलेशन था कि उनकी बेटियां हमसे नमस्ते करती थी, हम उनके यहाँ ईदी खाने जाते थे, वो हमारे यहाँ मिठाई खाने आती थी। जो नफरत फैलाई थी वो पाकिस्तान से आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को नहीं दिखाएगी, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो वहाँ जाके बिरयानी खाते हैं, ठीक है ना, और जो आडवाणी साहब है वो वहाँ जाके जिन्ना की मजार पे वो चादर चढ़ाते हैं। तो इनके तो पाकिस्तान से बहुत पुराने रिलेशन है, कोई अब के रिलेशन नहीं है, इनके रिलेशन है जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तब हिंदू महासभा और जिन्ना की जो मुस्लिम लीग थी, ये दोनों 2 नेशन पॉलिसी को अप्लाई करना चाह रहे थे। ये चाह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान अलग हो। उस समय गांधी जी ने और नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने, तमाम लोगों ने उस चीज़ को वहाँ रुकवा दिया था, लेकिन वो टीस इनके अंदर थी और अब इनको फिर से मौका मिला, अब ये क्लियर मैंडेट में है, तो अब ये फिर से ये चाह रहे हैं कि देश के टुकड़े हों, दोबारा टुकड़ा करना चाह रहे हैं, दोबारा टुकड़ा करना चाह रहे हैं साहब, और फिर से ये देश में नफरती माहौल तैयार करना चाह रहे हैं। लेकिन साहब इतना आसान नहीं है। इस देश की एकता और अखंडता, ये सदियों से गंगा जमनी तहजीब वाला देश रहा है और हजारों लाखों साल से यहाँ हर जाति का, हर धर्म का आदमी साथ में रहा है और साथ में रहेगा। और बुलडोजर वाला, तो ये बुलडोजर वाला जो है ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट को कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। देखिए, बुलडोजर चलने से देश की संपत्ति का नुकसान होता है, हिंदू मुसलमान का नुकसान नहीं हो रहा। वो प्रॉपर्टी मेरे देश की है, वो प्रॉपर्टी आपके देश की है, हमारे टैक्स का पैसा है। वो किसी व्यक्ति विशेष को, मोदी जी, योगी जी या केजरीवाल साहब को हक नहीं है कि वो ऐसे हमारी प्रॉपर्टी को बुलडोज करें। कोई कल्पेट है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको आप पकड़िए, कानूनी प्रक्रिया है, उसको सजा दीजिए। किसी का ऐसे आप घर नहीं तोड़ सकते। वो देश की जो संपदा टूट रही है ना, उसका खामियाजा भी लेना चाहिए। कुछ वकीलों को सरकार के खिलाफ भी केस करना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी का जो नुकसान कर रहे हो, इसका हर्जाना कौन भरपाएगा, और वो इनकी निजी सैलरी से जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार के पैसे से जाए, जो इनकी खुद की सैलरी है, जो MP MLAs की सैलरी होती है ना, इस सैलरी से वो पैसा सरकारी खजाने में भरा जाना चाहिए, तब इनको समझ में आएगा। डॉक्टर साहब ये बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तो वहाँ पे कमिश्नर भी मौजूद थे, MCD के अधिकारी भी मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि हमें अभी हार्ड कॉपी नहीं मिली, लेकिन हार्ड कॉपी डिजिटल इंडिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कहा था
किसी टाइम पे जब हार्ड कॉपी की ज़रूरत हुआ करती थी। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी है और ये भी आदेश भी है कि हमारा हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं, जो डिजिटल कॉपी हमारी होगी उसे मान्य माना जाएगा, मान्य माना जाएगा, उसके बाद भी नहीं माना जाएगा। बात ये कह रहा हूँ, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा कि यही पूछना चाहता हूँ, सख्त कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई लेना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं कर रहा है तो जो विपक्ष की टीम में जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस और जो भी तमाम पार्टियां हैं, इनका विधि प्रकोष्ठ होता है, लीगल सेल होता है, ये लोग उन पे कार्रवाई करें, इन पे रिट केस करें, संज्ञान में दिलवाएं, जबरदस्ती काम करवाएं। देखो साहब, इस समय ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जो कमिश्नर कह लो, पुलिस कह लो, कोई भी हो, सब पीएमओ के अधीन है, ठीक है, गृह मंत्रालय के सभी लोग अधीन है, और गृह मंत्रालय से वहाँ अमित शाह जी के ऑफिस से जो ऑर्डर आएगा उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें नौकरी करनी है, सबकी नब्जें वहाँ दबी हुई हैं। तो इसलिए इस समय विपक्ष की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। विपक्ष के सभी वकीलों को इनके खिलाफ भी केस करना चाहिए। विपक्ष कोई नहीं दिखा, ना कांग्रेस दिखी, ना सरकार में आम आदमी पार्टी दिखी, सरकार में, लेकिन एक वृंदा करार देखा होगा आपने, बुलडोजर के सामने खड़ी होंगी। बिल्कुल, वृंदा करार जी की जो साहस है उसको मैं नमन करता हूँ। और अगर आपने जो आम आदमी पार्टी की बात कही है ना, तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं आरएसएस की बी टीम है। आरएसएस अपना एक इकोसिस्टम तैयार कर रही है कि लोगों का बीजेपी से मोह भंग होगा तो उसको ऑप्शन के रूप में एक आम आदमी पार्टी परोस के दी जाए। बीजेपी कहती है हम देशभक्त हैं, तो केजरीवाल जी कह देते हैं हम सच्चे देशभक्त हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं जय श्री राम, तो केजरीवाल कह देते हैं जय बजरंग बली। वो उसी टाइप का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के रूप में वो अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समय कांग्रेस का जो रोल है वो सबसे अहम होना चाहिए। कांग्रेस के जो नेता हैं उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। हालांकि कुछ नेता संघर्ष कर रहे हैं, और थोड़ा सा एक दुर्भाग्यपूर्ण बात ये, कांग्रेस का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा स्लो है। तो मेरा जो है, मैं भी आग्रह करता हूँ उन लोगों से कि साहब इस प्रोसेस को थोड़ा स्लो की बजाय फास्ट कीजिए, क्योंकि ज़माना बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है, सोशल मीडिया का ज़माना है, अब वो पुराना ज़माना नहीं रह गया है। तो कांग्रेसियों को उस पुराने ज़माने से बाहर निकलना पड़ेगा और ज़मीन पे आना पड़ेगा। सिर्फ दिल्ली में ही प्रोटेस्ट ना करें, जैसे दिल्ली में तो ये प्रोटेस्ट कर लेते हैं, सामने कर लेते हैं, वहाँ प्रोटेस्ट कर, उससे काम नहीं चलेगा। आपको हर जिले में प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि समस्या हर जिले में है, समस्या हर गांव में है, समस्या हर ब्लॉक में है, तो हर जगह जाके प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। आपको दिल्ली की 7 सीटें नहीं चाहिए 24 के लिए, आपको 543 सीटों पे चुनाव लड़ना है। तो पूरे देश के 543 सीटों पर आपको हर दिन कुछ ना कुछ विरोध प्रदर्शन करने पड़ेंगे, और जो सरकार की गलत नीतियां हैं उनको बिना रुके, चाहे आप 50 लोग हो, संख्या मैटर नहीं करती है, 50 लोग इकट्ठे हो जाओ, जिले मुख्यालय पे डीएम आवास के सामने धरना दो, प्रदर्शन करो, जेल होती है तो होने दो भाई, जेल से क्या डरना। दिल्ली विपक्ष को अब बिल्कुल साफ तौर पे जो है विपक्ष को सड़कों पे उतरना